हेलो भाई लोग, कैसे हो सब लोग। कैसी प्रिपरेशन चल रही है गेट की। अब लगभग 3 महीने के बराबर टाइम बचा है, इससे ज़्यादा है नहीं टाइम। तो जो भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन का टाइम चल रहा है और थोड़ा बहुत जो बचा है उसको कंप्लीट करना है, टेस्ट वगैरह देना है। तो सब्जेक्ट की कुछ, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अगर किसी ने पढ़ नहीं रखा है तो उन टॉपिक को अगर पढ़ लेगा तब भी काम मिल जाएगा। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर एफिशिएंसी का पार्ट पढ़ ले, पावर लॉस का पार्ट पढ़ ले, पावर लॉस कैसे निकालते हैं, ये तो ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। और इसके अलावा एफिशिएंसी पढ़ लो, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ लो और बेसिक सर्किट पढ़ लो। जब कुछ नहीं पढ़ रखा तब की बात बता रहा हूँ, इतने टॉपिक पढ़ लो कि ट्रांसफार्मर से एक दो क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। डीसी मशीन के अंदर दो फार्मूले हैं सिर्फ, एक होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का जिसका फार्मूला होता है के फाई ओमेगा आर, यहाँ पे के की वैल्यू आती है पी जेड अपन 2 पाई ए। पी पोल्स होते हैं, जेड कंडक्टर्स होते हैं और ए नंबर ऑफ पैरेलल पैथ होते हैं, जो कि लैप बाइंडिंग में पोल्स के बराबर होती है पैरेलल पैथ्स, और बैक बाइंडिंग में 2 पैरेलल पैथ होते हैं, पोल चाहे कितने भी हो। ठीक है, इसके बाद सिंक्रोनस मशीन के अंदर आ जाओ। हाँ, डीसी मशीन के अंदर जो इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं उनको ध्यान से समझ लोगे तो मोटर और जनरेटर का फंक्शन समझ लोगे। शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरीज भी पूछ लेते हैं, सीरीज के उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं वैसे, लेकिन शंट और सेपरेटली एक्साइटेड के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। तो उसमें क्या होता है, जब मोटर होगा तो मोटर की एक करंट चली जाएगी आपकी फील्ड वाइंडिंग में और एक आर्मेचर में जाएगी, और जब जनरेटर की तरह काम करेगा तब आपकी आर्मेचर से करंट निकलेगी, एक फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, एक लोड के लिए जाएगी। तो ये बेसिक सर्किट आप समझ लोगे और दो फार्मूले याद कर लोगे, एक टॉर्क का T = K ∅ × IA, आई जो कि आर्मेचर करंट होती है, ये फार्मूला याद कर लो। एक ईएमएफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला याद कर लो। बाकी आप सर्किट्स देख लो, इक्विवेलेंट सर्किट, ये मशीन के लिए हो गया इंपॉर्टेंट। सिंक्रोनस मशीन में आप जाओगे तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर केपी केडी का कॉन्सेप्ट देख लेना। अगर कुछ नहीं पढ़ रखा है तब की बात बता रहा हूँ, सब पढ़ रखा है तो रिवीजन करो सबका डांट के बढ़िया करके एकदम। सिंक्रोनस मशीन के अंदर केपी केडी का पार्ट देख लोगे, पावर इक्वेशन देख लेना कैसे करंट निकलती है, वोल्टेज रेगुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, पैरेलल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आपका पावर फ्लो कैसे होता है वो भी देख लेना। आपके सैलिएंट पोल में एक्स डी एक्स क्यू, इनके ऊपर जो आपका लोड एंगल निकाला जाता है साई, टेन साई, तो उसको उसके फार्मूले देख लेना लोड एंगल के, मोटर के लिए क्या होते हैं और जनरेटर के लिए क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लोड वोल्टेज निकालने के लिए आता है, कितना हो गया, टर्मिनल वोल्टेज जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आप सिंक्रोनस मशीन। इंडक्शन मशीन के अंदर 3 फेज के अंदर आप जाओगे तो स्क्वायरल केज और बाउंड रोटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायरल केज और बाउंड रोटर में, स्क्वायरल केज में 2 केज वाले मोटर को भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत, 2 केज में टॉर्क कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। इसमें टॉर्क कैसे निकालते हैं, स्टार्ट में टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, और किसी भी स्लिप पे टॉर्क कितना होता है। टॉर्क का फॉर्मूला आप दे सकते हैं 3/ωs × BTH² + R2 मतलब रोटर का रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड में, मतलब स्टेटर साइड में रेफर करके वो R2 कहलाएगा। तो 8 में होगा BTH² के अपान में होगा RTH + R2 का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 का होल स्क्वायर इंटू ऊपर BTH² के इंटू में होगा R2 / S, और वहाँ पे भी R2 के अपान में S होगा। अब एस क्या होता है, स्लिप होती है। तो स्लिप के बारे में आप इंडक्शन मोटर में बढ़िया करके देख लेना कि NR जो रोटर की स्पीड होती है NR होती है, और सिंक्रोनस स्पीड होती है NS होती है। इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क होता है उससे स्लिप से पता लगता है। तो फुल लोड पे स्लिप कितनी होती है, कैसे फार्मूला होता है स्लिप का, मैक्सिमम स्लिप का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क में एक रिलेशन होता है वो कैसे निकालते हैं, और एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में, जो कि होता है T/Tmax = 2/S/Smax प्लस Smax/S। यहाँ पे S जो है किसी भी स्लिप पे, स्लिप की वैल्यू है, और S स्लिप पे TE जो T/Tmax में जो TE है वो उस S स्लिप पे हमारा टॉर्क है, और Smax जो मैंने बताया वो मैक्सिमम टॉर्क स्लिप है। तो इस फॉर्मूले का आप, अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क दिया है या किसी भी पोजीशन पर टॉर्क दिया है तो मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते हैं, या इनका रेशियो दिया तो इस पर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं।
एक फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क में, जो कि टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड टॉर्क जो होता है इक्वल होता है स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू स्लिप एट फुल लोड। तो स्टार्टिंग करंट ये कौन सी है, जो मोटर के अंदर जा रही है, मोटर के अंदर स्टार्टिंग करंट जो जाती है उसके ऊपर। अब ये टॉर्क हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी इंडक्शन मोटर में आ जाती है पावर फ्लो इक्वेशन। कितनी इनपुट में पावर जा रही है, स्टेटर लॉस निकालने के बाद पीजी एयर गैप पावर बचेगी। एयर गैप पावर जो बचेगी उसको 1 - s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मैकेनिकल पावर डेवलप जो होगी वो आ जाएगी। इसके बाद में रोटर लॉस को निकाल देंगे। रोटर लॉस को निकालने के बाद में रोटर लॉस के अंदर जो रोटेशनल लॉस होंगे उसको निकाल दो, ठीक है। उसके बाद में हमारी सॉफ्ट पावर मिल जाएगी। सॉफ्ट पावर मिलने के बाद में हमारा जो सॉफ्ट टॉर्क है उसको निकाल सकते हैं सॉफ्ट पावर अपन रोटर स्पीड से। पावर अपन स्पीड करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा। सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट पावर रखो, अपन में रोटर की स्पीड रख दो तो हमारा सॉफ्ट टॉर्क आ जाएगा। तो ये हमारा इंडक्शन मशीन के लिए 3 फेज के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। सिंगल फेज में जाओ, सिंगल फेज में आपके पास में ये समझ लो कि कैसे वर्क करता है। एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है इसलिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग की ज़रूरत होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को भी 90 डिग्री परफेक्टली डिस्प्लेस करने के लिए एक कैपेसिटर की यूज करना पड़ता है। तो कैपेसिटर का यूज करते हैं 90 डिग्री डिस्प्लेस करने के लिए, किसको, मेन वाइंडिंग से। मेन वाइंडिंग के फ्लक्स को स्टार्टिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग के फ्लक्स को स्टार्टिंग वाइंडिंग के फ्लक्स है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पे पूछे जाते हैं। जो हमारा फाई ए और फाई एम इनका सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जो फाई ए की जो रेफरेंस वैल्यू है वो वोल्टेज से निकाली जाएगी। तो फाई ए और फाई एम, फाई ए क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जो एंगल निकलेगा इम्पीडेंस एंगल वो, और जो मेन वाइंडिंग का फाई एम है वो जो है मेन वाइंडिंग का इम्पीडेंस एंगल है। तो फाई ए प्लस फाई एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रख के हम लोग सिंगल फेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पे हमारे पास जो आता है फाई एम और फाई ए में जो रिलेशन आता है मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद कर लेना। तो ये सिंगल पेज में इतना ही ज़्यादा पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद तो है नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ रखा है और फुल तैयारी कर रहे हैं तो सभी टॉपिक पढ़ के जाएँ, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं। तो ये मशीन का हो गया। नेटवर्क के अंदर आप चले जाओगे तो नेटवर्क के अंदर आपको बेसिक तो पढ़ना ही पड़ना है। बेसिक अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते हो। बेसिक का मतलब हो गया केवीएल कैसे लगाना होना चाहिए, वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगता है, करंट डिवाइडेशन कैसे होता है, 2 रेजिस्टेंस हैं 3 रेजिस्टेंस हैं, कितने भी पैरेलल ब्रांच है उसमें करंट कैसे डिवाइड होगी, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनमें वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी। इसके अलावा आपको केवीएल केसीएल का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, थ्योरम्स का ज्ञान होना चाहिए आपके पास में, सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है। ये थ्योरम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में आपको एसी एनालिसिस पे थोड़ा ध्यान देना है, ट्रांजिएंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ट्रांजिएंट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर के सर्किट जिसमें या तो सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टेंस होता है या कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस होता है, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड ऑर्डर से कम क्वेश्चन आते हैं, वो लाप्लास से सॉल्व होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन लाप्लास से ही सॉल्व होते हैं सेकंड ऑर्डर के। फर्स्ट ऑर्डर को आप बढ़िया करके तैयार कर लें। इसके बाद में आप उस पर एसी सर्किट पर पहुँचेंगे तो एसी सर्किट के अंदर आप रीजनेंस को बिल्कुल मत छोड़ना। रीजनेंस के अंदर सीरीज आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट बिल्कुल तैयार करके रखना। इसमें क्वालिटी फैक्टर, रीजनेंस फ्रिक्वेंसी, ये चीज़ें बढ़िया करके तैयार कर लेना। एसी सर्किट के अंदर आपको इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस वगैरह निकालना ये आना चाहिए। और थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम वगैरह ये एसी सर्किट पर भी अप्लाई करना आना चाहिए। इसके बाद 2 पोर्ट नेटवर्क पर जाओगे तो इसमें सिमेट्री की कंडीशन और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन आप तैयार रखना। जिसमें कनेक्शन होते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन, इस टाइप के कनेक्शन होते हैं। इन कनेक्शन को पढ़ लेना। 2 पोर्ट नेटवर्क के जो पैरामीटर्स हैं, जेड पैरामीटर, बाई पैरामीटर, टी पैरामीटर, इनके जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स में कौन सी किस पोजीशन पे वैल्यू रखी जाती है उसको देख लेना। जैसे इम्पीडेंस मैट्रिक्स में B1 इज इक्वल टू Z11, I1 और I2 इक्वल के इधर में होगा, और B2 के इक्वल में होते हैं I2, मतलब B1 और B2 लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और I1 I2 राइट हैंड साइड में लेते हैं, इक्वल के उधर। तो बाई के साथ में चेंज हो जाता है ये, और एच के साथ में चेंज हो जाता है, टी पैरामीटर के साथ में ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इन पर आप फोकस कर लेना बस। 2 पोर्ट नेटवर्क थोड़े क्वेश्चन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आप पहुंच सकते हैं 3 फेज, या जिसमें हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं, उसमें जाके थोड़ा बहुत पढ़ लोगे 3 फेज के बारे में तो हो जाएगा आपका नेटवर्क। इसी तरह के और सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हो, बस ध्यान रखना है कि टाइम ना निकले, जितना तैयार करना है कर लो भाई। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और थोड़ा 2024 का गेट एग्जाम बढ़िया तो